और जैसे हमने बात करी कि जो केमिकल सेक्टर के अंदर जो डिमांड है ग्रेजुअली पिकअप हो रही है, उससे क्लियरली मालूम देखो यहाँ से पड़ेगा पीआई इंडस्ट्री एक एग्जांपल है और आरती। इन्होंने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किएँगे और उसके अंदर जो जीएमएम फॉडलर है उनको बिज़नेस मिलाएगा। इन्वेस्टमेंट साइकिल्स जो है वो पिकअप होने लगी हैं, जैसे हमने बताया कि अभी कैपेक्स साइकिल इंप्रूव होगी। हाय एवरीवन, तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे जीएमएम फॉडलर लिमिटेड को। जीएमएम फॉडलर पे काफी लोगों को क्वेश्चन है क्योंकि स्टॉक जो है काफी तेजी से आप देख रहे हो यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसने कहीं लगभग 6 महीने पहले एक 52 वीक हाई के आसपास ही गया था, लगभग 1800 के लेवल पे। उसके बाद में यहाँ देखो अपने कहीं नीचे की तरफ वाले प्राइस पे आ गया, सपोर्ट पे 1300 के लेवल्स पे आ गया। और इसके स्टॉक पी को देखते हुए काफी ल्यूक्रेटिव लगता है। स्टॉक जो है 31 का पी हैगा। अगर आप इसका पी चार्ट देखोगे तो स्टॉक का कहीं ऑल टाइम हाई पी 134 इसने ट्रेड किया था। मीडियन पी 59 है, मतलब 60 के पी पे मीडियन इसका आ रहेगा 5 ईयर्स के अंदर, और ये स्टॉक 31 पे अवेलेबल है, तो लगभग आधे पे स्टॉक अवेलेबल है। अंडर वैल्यूड नजर आता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हम स्टॉक को यहाँ खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से? क्या हमें यहाँ बेच देना चाहिए? जो भी पूरा एनालिसिस बनेगा, इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल बनेगी, वो सारे हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो जो होने वाला है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझ लेते हैं। देखो, जिन लोगों को जीएमएम का बिज़नेस मॉडल नहीं पता, मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। ये एक हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है। हेवी इंजीनियरिंग का मतलब, एक तो हेवी वर्ड लगा हुआ है इसके अंदर, मतलब कि बहुत बड़ा ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, इंजीनियर करते हैं, ठीक है? जो कि केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, मिनरल्स के अंदर उनके प्रोडक्ट का यूज़ होता है, ठीक है? बड़े-बड़े ग्लास वेसल्स ये लोग बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आपने कोई फैक्ट्री देखी होगी, तो उसके अंदर वेसल्स होते हैं बहुत बड़े-बड़े, जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जिसके अंदर मिक्सिंग होती है, बॉयलर्स होते हैं। ये कंपनी वो सारी चीज़ें बनाती है बहुत बड़ी-बड़ी, ठीक है? दूसरी चीज़, इनका जो मेन जो रेवेन्यू आता है वो ग्लास लाइन्ड और नॉन ग्लास लाइन्ड वेसल से आता है, ठीक है? ये लोग लीडिंग सप्लायर है प्रोसेस इक्विपमेंट्स के अंदर और इंडिया के नंबर 1 सप्लायर है, ठीक है? इंडिया का 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इनके पास में हैगा। इनकी क्वालिटी बहुत सॉलिड हैगी। क्वालिटी सॉलिड इसीलिए क्योंकि इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ के मुझे समझ आया किस तरीके से इनके जो पुराने कस्टमर्स वो किसी और कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि सस्ता मिलता है। लेकिन वापस से इनके पास में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो क्वालिटी जो है वो कॉम्पिटिटर नहीं दे पाया, और फिर इनके पास में दोबारा वो लोग रीच आउट करते हैं। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जीएमएम की। जीएमएम के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, स्टॉक भी काफ़ी सस्ता है। आपको ये प्राइस भी काफ़ी नीचे की तरफ मिल रहा है, और अभी रेट कट होने वाला है। रेट कट से देखो बेनिफिट क्या है, उस कंपनी का लिंक क्या है? ये कोई एनबीएफसी तो है नहीं, कोई बैंक तो है नहीं कि रेट कट से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाएँगे, नहीं। बेसिकली होता ही है, जब रेट कट होता है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता है, मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई केमिकल कंपनी है, ठीक है? दीपक फर्टिलाइज़र को ले लो, या कोई और केमिकल दीपक नाइट्राइट को ले लो, कोई भी कंपनी को ले लो आप। जब भी उन लोगों को अगर अपना कैपेक्स करना होगा, बड़ी कोई फैक्ट्री उनको लगानी होगी, तो फैक्ट्री कब लगाएँगे? जब इंटरेस्ट रेट उनको कम मिलेगा, अगर उनको लोन लेना है तो। अगर उनके पास अक्रूवल्स है तो बात अलग है। लेकिन अगर उनको लोन लेना है, ऑफ कोर्स लोन लेना ही पड़ता है क्योंकि बड़ी-बड़ी खर्चे होते हैं इसके अंदर। तो नेट-नेट हाई इंटरेस्ट रेट पे नहीं लेंगे क्योंकि ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कटता है तो वो लोग अपने कैपेक्स शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग स्ट्रैटेजाइज़ पहले से ही कर रहे होते हैं। ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है, अभी सब लोग कंपनीज़ जो है स्ट्रैटेजाइज़ कर रही होंगी कि हमें इस साल लगाना है प्लांट, अगले साल लगाना है, और लगाने के समय पे पूरा उनकी जो बैकएंड की टीम होती है वो कंपनीज़ को ढूँढ रही होती है, कौन सी कंपनी किसके अंदर हमें हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई करेगी, कौन सी कंपनी पूरा टर्न अराउंड करके हमें बना करके देगी। तो नेट-नेट जैसे ही रेट कट होगा, डिमांड पिकअप करती है, ठीक है? ऑर्डर्स बैकलॉग इनके बढ़ने लग जाते हैं, और वो ऑलरेडी इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हमें दिख गया है कि इनके ऑर्डर्स जो है बढ़ने लगे हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब रेट कट होता है सबसे पहले कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पिकअप करता है, ठीक है? जो रिकवरी आती है वो कंज्यूमर के अंदर आती है। फिर जो सेकंड नंबर पे रिकवरी हमें देखने को मिलती है वो एनबीएफसीज़ और बैंक्स में देखने को मिलती है, और थर्ड नंबर पे जो रिकवरी हमें देखने को मिलती है वो कैपेक्स के अंदर देखने को मिलती है, मतलब हेवी इंजीनियरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कंपनीज़ के अंदर। तो ये इसका बैकग्राउंड है थोड़ा-सा जो आपको पता होना चाहिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, या फिर अगर आप सीखना भी चाहते हो तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा इसके अंदर। तो बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप के एंगल से स्मॉल कैप कंपनी है, 6000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 31 का है, जैसे हमने देखा कि अभी अपने ऑल टाइम लो के पास है। आरओसी हेल्दी है 22% का, आरओई भी हेल्दी है 24.9% का। डिविडेंड यील्ड 0.15% की हैगी। क्वार्टर्स अगर आप देखोगे इसके तो काफ़ी हेल्दी रहे हैं पीछे के क्वार्टर्स। मतलब आप यहाँ देखोगे सितंबर 21 के आसपास तो इन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, 200% की ग्रोथ इन्होंने करी हैगी। क्योंकि इनके बेस नंबर्स हल्के थे। आप देख रहे हो, मतलब दिसंबर 200 करोड़ पे किया है, तो उसके बाद में अगले दिसंबर अगर आप 600 पे करोड़ का, आपको 200% की ग्रोथ तो वहाँ नज़र आएगी, राइट? तो बेस जैसे-जैसे करके बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ग्रोथ आपको कम नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि 600 करोड़ पे अगर आप अगले दिसंबर को कंपेयर करोगे, तो वो 23% में नज़र आ रहा है। स्टिल कंपनी देख रहे हो आप 20% से ग्रो करती आ रही है। सिर्फ इनका दिसंबर का जो नंबर है, वो 8% की ग्रोथ
पे आया है और इस 8% की ग्रोथ के पीछे मार्केट ने स्टॉक प्राइस का देखो क्या हाल किया है। तो क्या ये नंबर आगे जाके रिकवर करेगा? मेरे अकॉर्डिंगली ये नंबर आगे जाके रिकवर करेगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है 13% पे आ गया। ऑफ कोर्स ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, किसी भी कंपनी के मार्जिन्स कम हो रहा है। मार्जिन्स कम होते हैं तो सीधा नेट प्रॉफिट कम होता है और नेट प्रॉफिट कम होता है तो ईपीएस कम होता है और ईपीएस से ही स्टॉक प्राइस चलता है। ईपीएस नहीं आया, बाजार ने स्टॉक को गिरा दिया, जो कि एकदम फेयर चीज़ है। बाजार में ये सब हमेशा होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ईपीएस नहीं आएगा तो स्टॉक को हम ऊपर क्यों रखेंगे, तो वो ओवर वैल्यूड नज़र आएगा, ठीक है? और ये इस तरीके की जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती है ना, ये एक इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने की अपॉर्च्युनिटी होती है। एक क्वार्टर का खराब रिजल्ट और इन्वेस्टर को उसमें एंटर करने का मौका मिलता है। और मैं आपको कोई एनकरेजमेंट नहीं दे रहा हूँ, कोई भी स्कीम नहीं बेच रहा हूँ स्टॉक खरीदने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ एंड तक, आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, आपको फाइनेंशियल्स, टेक्निकल फंडामेंटल्स समझ आए तभी कुछ खरीदना है, बेचना है इसके अंदर। तो बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जो है यहाँ पे थोड़ी-सी एक रेड फ्लैग नज़र आएगा आपको, वो ये है कि रिजर्व 923 करोड़ के हैं। रिजर्व्स कंटीन्यूअसली काफ़ी हेल्दी परसेंटेज से यहाँ देख रहे हो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बोरिंग्स भी कंपनी की देख रहे हो यहाँ पे 4 सालों से बढ़ गई है। और बोरिंग्स बढ़ने का मेन रीज़न ये है, कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस करे हैं, 2-3 एक्विजिशन इन्होंने करे हैंगे। उस एक्विजिशन की कॉस्ट बढ़ी है, इन्होंने एक्विजिशंस के लिए पे करा है। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया हैगा, उसकी वजह से इनकी बोरिंग्स जो है बढ़ गई हैगी। अब ये बोरिंग्स जो है एक तरीके से रेड फ्लैग है, लेकिन अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो था, क्योंकि यहाँ पे देखो बोरिंग ज़्यादा थी और रिजर्व्स कम थे। यहाँ लेकिन देखो बोरिंग्स और रिजर्व्स लगभग आस-पास में ही हैं। और दूसरी चीज़, इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ने लगेंगे, इनके प्रॉफिट्स बढ़ने लगेंगे। स्टिल इंटरेस्ट कॉस्ट में अच्छा खासा पैसा जा रहा है, तो कंपनी को आगे अपनी बोरिंग्स को थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? कैश इन वर्किंग कैपिटल 19 करोड़ का, कंपनी अपनी कैपेसिटी वगैरह एक्सपैंड करी होगी, मेंटेनेंस करा होगा, उसका खर्चा यहाँ पे दिखा रखा हैगा। तो बैलेंस शीट ठीक-ठाक है, बहुत हेल्दी नहीं है क्योंकि बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में अगर आप नज़र डालोगे, तो यहाँ पे बहुत हेल्दी एक रिकवरी देखने को मिली है, एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, रादर मैं बोलूँगा। इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट ये है कि देखो यहाँ पे एक कंपनी है, आप देखोगे ये पी फॉडलर आईएनसी। पी फॉडलर आईएनसी जो है, ये एक यूके की कंपनी है, ठीक है? इनकी पेरेंट कंपनी थी पहले। जब भी स्टॉक बढ़ता था ना, यहाँ देख रहे हो, पी फॉडलर आईएनसी स्टॉक बेच देता था, क्योंकि ये एक बाहर का इन्वेस्टर था और जैसे ही स्टेक बढ़ा, मतलब यहाँ पे स्टॉक का भाव बढ़ा, पी फॉडलर आईएनसी ने बेच दिया, स्टॉक टूट गया। फिर उसके बाद स्टॉक बढ़ता है, फिर ये लोग बेच देते हैं, फिर स्टॉक बढ़ता है, फिर ये लोग बेच देते हैं। तो नेट-नेट होता क्या था, जब स्टॉक बढ़ता है, ये लोग बेचते थे, स्टॉक गिरता था। अब लेकिन इनका स्टॉक का जो पूरा होल्डिंग है वो ज़ीरो हो गया है। जितना भी ये स्टेक था, ये सब पटेल फैमिली ने खरीद लिया है। पटेल फैमिली कौन है? उर्मी अशोक पटेल, ये जितने भी पटेल सरनेम्स आप देख रहे हो, लास्ट नेम्स, इन लोगों ने मिलकर के पूरा स्टेक खरीद लिया है। ये लोग इस कंपनी के प्रमोटर रहेंगे। ये काफ़ी एक सॉलिड इंप्रूवमेंट है। मिलर्स मशीनरी भी जो है पटेल फैमिली की है। तो नेट-नेट 25% का स्टेक इंडियन प्रमोटर के पास में हैगा। और मुझे ज़्यादा वोलेटिलिटी अब नज़र नहीं आती आगे। एफआईआई के पास 22% का स्टेक है, 26% था। ये जो गिरावट आप देख रहे हो ना, ये सब एफआईआई ने करी है और एफआईआई आपको पता ही है, रेट कट ऊपर तो एफआईआई मार्केट से बाहर, रेट कट नीचे तो एफआईआई मार्केट के अंदर। और यहाँ पे डीआई ने एकदम रिवर्स किया है। डीआई ने कंटीन्यूअसली अपना स्टेक देख रहे हो बढ़ाया हैगा। डीआई ने दिसंबर में भी खरीदा है। एफआईआई ने बेचा, लेकिन डीआई ने खरीदा, क्योंकि डीआई अपनी पोजीशन सस्ते भाव में यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। नेट-नेट इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में बहुत सॉलिड इंप्रूवमेंट है। बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की। कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर आप फोकस करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है कि Q3 के अंदर इनके ऑर्डर इनटेक जो है 20% से बढ़ेंगे। मतलब क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में क्वार्टर 3 के अंदर 20% ऑर्डर इंप्रूवमेंट बढ़ना, इट्स वेरी गुड। ऑर्डर इंप्रूवमेंट की बात इसलिए है क्योंकि ये एक ऑर्डर बुक वाली कंपनी है। हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो रातों-रात डिलीवर नहीं होते। हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल की बैकलॉग चलती है। क्योंकि इतना बड़ा एक प्रोडक्ट आपको अगर डिलीवर करना हैगा, तो आपको पूरा, एक तो उसके अंदर कमर्शियल साइन होने के बाद में आपको पूरी टीम बनानी पड़ती है। वो टीम उसके ऊपर काम करती है। फिर उसके अंदर पूरा रॉ मटेरियल लगता है, फिर प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बाद उसकी टेस्टिंग होती है। फिर कहीं जाकर के वो पूरा डिलीवर होता है, फिर कहीं पेमेंट आती है उसके अंदर। तो बैकलॉग काफ़ी लंबा चलता है हेवी इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करी जा रही है, क्योंकि ऑर्डर्स इनटेक जैसे-जैसे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये पुराने ऑर्डर डिलीवर करते जाएँगे, नए ऑर्डर्स बढ़ते जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे 20% से ऑर्डर बढ़ गया आएगा। दो एक और चीज़ क्या है कि इनके ऑर्डर्स इनटेक्स जो है पिकअप करने लगे हैं। पिकअप यहाँ पे वर्ड इन्होंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आपको केमिकल, फार्मा सेक्टर अगर आप देखोगे, फार्मा फिर भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन केमिकल आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड था। केमिकल की किसी भी कंपनी को आप उठा करके देख लो, सर्च करोगे आपके पोर्टफोलियो में अगर है भी, तो वहाँ पे डीग्रोथ आ रही है। और डीग्रोथ का मेन रीज़न देखो ये है कि काफ़ी लोगों के पास देखो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, जो लोग केमिकल के अंदर जिन्होंने पहले से ही इन्वेंटरी होल्ड कर ली हैगी, या फिर डिमांड नहीं आ रही है। तो डिमांड म्यूट होने की वजह से क्या होता है, आपको केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे टेक्सटाइल बिज़नेस है, वहाँ पे डिमांड कम है, तो टेक्सटाइल केमिकल्स थोड़े पिट जाते हैंगे, ठीक है? कोई और अगर केमिकल बिज़नेस है, वहाँ पे भी। तो नेट-नेट कहने का मतलब ये है, अभी केमिकल सेक्टर थोड़ा-सा म्यूटेड है, लेकिन ग्रेजुअली पिकअप करने लगा है।
वो चीज़ पता लग रही है क्योंकि देखो 21% से इनका ऑर्डर बुक बढ़ गया 756 करोड़ पे आ गया है। बाकी ये दोनों यहाँ नॉन ग्लास और ग्लास लाइन के बारे में बता रखा है, ये कुछ इनका टेक्निकल हैगा। नेट-नेट हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ एन इन्वेस्टर हमें मोटा-मोटा समझ आना चाहिए कि ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, किस सेक्टर के अंदर बढ़ रहे हैं, ठीक है? ऑयल एंड गैस, मेटल्स, मिनरल्स के अंदर पेट्रोकेमिकल्स में इनके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। अपॉर्च्युनिटी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है और जितने ऑर्डर्स इनको मिले हैं, आने वाले महीनों के अंदर क्वार्टर 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनको नज़र आता है। सिमिलर ट्रेंड जो है एफवाई 25 के क्वार्टर 1 उसके आगे भी कंटिन्यू होगा। इन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी मिक्सेल के नाम से, जिससे इनको एक्सेस मिला यूरोप और चाइना के अंदर। मिक्सिंग बिज़नेस के अंदर इनकी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी एक होल्ड है। अब इनको यूरोप और चाइना के अंदर भी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस मिलेगा, ठीक है? व्हिच इज़ वेरी गुड। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे काफ़ी सॉलिड लगा, वो ये है कि इन्होंने 4 सर्विस सेंटर ओपन करे हैं और सर्विस सेंटर देखो क्यों ओपन करे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी खरीदी। गाड़ी आपने खरीद ली, अब आपको उसकी सर्विस करानी है। तो आप गाड़ी मारुति की लो, टाटा की लो, हुंडई की लो, किसी की भी लो, जब आप सर्विस कराते हो तो पैसा तो उनको एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है ना सर्विस कराने के लिए और वो जो सर्विस का पैसा होता है उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है इन्होंने 4 सर्विस सेंटर ओपन करे हैं। इनके बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी सर्विस करनी होती है, उनके प्रोडक्ट सप्लाई करने होते हैं, उनकी मेंटेनेंस करनी होती है। तो जितना मार्जिन इनको यहाँ पे डिलीवरी करने के अंदर मतलब एक फ्रेश प्रोडक्ट बनाने में आता है, उससे ज़्यादा मार्जिन इनको सर्विस के अंदर आता है और इनका क्लियर फोकस है अपने सर्विस के बिज़नेस को इम्प्रूव करने का और ग्रो करने का। जैसे-जैसे इनका बिज़नेस और मार्केट में आगे बड़ा होता जाएगा, इनके नए-नए कस्टमर्स बनते जाएँगे। इनको सर्विस सेंटर से और अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किसी भी कंपनी के अंदर अगर वहाँ पे एक बार प्रोडक्ट बेच दिया और बाद में जब आफ्टर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के जब आप पैसा कमाते हो ना, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं क्योंकि वो नंबर्स आपको मार्जिन्स इंप्रूव करने में, रेवेन्यू इंप्रूव करने में दोनों में काफ़ी हेल्प करते हैं। सपोर्ट की तरह काम करते हैं वो नंबर्स। सिस्टम्स को ऑर्डर मिला है इनको, अब सिस्टम ऑर्डर पता नहीं क्या है, इनका कोई प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर इनको यूएस मार्केट से 11.4 मिलियन का ऑर्डर मिला है और वो मतलब इस कॉन्फ्रेंस कॉल से 1 दिन पहले मिला था, तो वो नंबर इनकी पीपीटीज़ के अंदर नहीं है। बट नेट-नेट पॉइंट टू नोट इज़ 11.4 मिलियन का ऑर्डर यूएस के अंदर मिलना और डॉलर्स के अंदर काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर इनको मिल जाएगा। तो इनकी ऑर्डर बुक सॉलिड इंप्रूव हो रही है कि बैकलॉग इनकी पूरी कोशिश ये है कि अपने बैकलॉग को ये बढ़ाते रहे रेगुलरली बिकॉज़ बैकलॉग बढ़ना जैसे मैंने आपको समझाया बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने बात करी कि जो केमिकल सेक्टर के अंदर जो डिमांड है ग्रेजुअली पिकअप हो रही है, उससे क्लियरली मालूम देखो यहाँ से पड़ेगा पीआई इंडस्ट्री एक एग्जांपल है और आरती। इन्होंने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किएँगे और उसके अंदर जो जेएमएम फॉडलर है उनको बिज़नेस मिलाएगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट साइकिल्स जो है वो पिकअप होने लगी हैं, जैसे हमने बताया कि अभी कैपेक्स साइकिल इंप्रूव होगी। जैसे ही रेट कट होगा, रेट कट के बाद में जैसे हमने डिस्कस किया कि पहले कंज्यूमर जो है इंप्रूव करता है या रिकवर करता है, उसके बाद में एनबीएफसी, उसके बाद में कैपेक्स। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि देखो कंपनी ने एफवाई 25 की जो गाइडेंस दी है 3700 करोड़ की दी है। एबिटा मार्जिन 630 करोड़ पे दे रखा है इन्होंने। गाइडेंस कंपनी ने इसीलिए दी है क्योंकि देखो बैकलॉग वाली कंपनी है, ये हिसाब लगा लेते हैं कितने ऑर्डर्स इनके अभी बन रहे हैं, कितने ऑर्डर्स ये लोग अगले साल में डिलीवर कर पाएँगे, ठीक है? तो इनको एक हिसाब लग जाता है। कंपनी हमेशा अपने इस गाइडेंस को ब्रेक करती है, मतलब इसको ओवर अचीव करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितनी भी गाइडेंस आप इनकी पुरानी कॉन्फ्रेंस कॉल में पढ़ोगे, इन्होंने उससे बेटर ही किया है, तो उम्मीद है मुझे लगता है 3700 करोड़ ये कह रहे हैं। अगर ये इतना अचीव कर लेंगे व्हिच इज़ वेरी गुड, हो सकता है इससे ज़्यादा ही अचीव करें, वो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक फिर आप लोगों को मिसलीड करने वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी अगर स्टॉक के अंदर है, किसी ने खरीदा हुआ है, तो आप इतने की तो मैनेजमेंट खुद कह ही रहा है, बाकी हो सकता है इससे ऊपर करेंगे तो बोनस ही है। मैनेजमेंट देखो यहाँ प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ में काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अपनी स्टील, मेटल इन सब चीज़ों के अंदर फोकस करा ताकि इनके जो नंबर्स हैं इनके मार्जिन्स के वो इम्प्रूव हो जाएँ। तो नेट-नेट देखो यही है पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है देखो वो ये है नंबर 1 इनका बैकलॉग बढ़ रहा है। इनको इंटरनेशनली ऑर्डर मिल रहे हैं। इन्होंने जिन कंपनीज़ को एक्वायर किया है उन कंपनीज़ से इनकी प्रेज़ेंस स्ट्रॉन्ग हो रही है। वहाँ पे इनको अच्छा बिज़नेस मिल रहा है। चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में डेफ़िनिटली केमिकल सेक्टर थोड़ा म्यूटेड है लेकिन जैसे ही कैपेक्स साइकिल इंप्रूव होगी इनका बिज़नेस और बढ़ेगा। कंपनी क्वार्टरली 20% से ग्रो करती आ रही है और उम्मीद है आगे भी 20% से ग्रो करेगी। यहाँ पे 8% से ग्रो किया है। डेफ़िनेटली इन्होंने ग्रो ही किया है, डिग्रोथ नहीं करी है, लेकिन स्टिल मार्केट के नंबर्स को अगर आप बीट नहीं करते हो तो डेफ़िनेटली स्टॉक तो देखो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो है प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे अब स्टेबल हो जाना, प्रमोटर ने अपना स्टेक स्टेबल कर लिया है, खरीद लिया है ऑफ कोर्स जो प्लेयर इनका बेच रहा था, उससे खरीद लिया है तो आगे आपको एक एक बार-बार स्टॉक बढ़ते हुए स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक बढ़ेगा तो अपने ईपीएस के बेसिस पे ही बढ़ेगा और गिरेगा तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही गिरेगा, ऐसे कोई स्टेक सेल के बेसिस पे नहीं गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी सॉलिड लगती हैं इस कंपनी के अंदर। किसी को अगर लॉन्ग टर्म प्ले करना है, केमिकल सेक्टर के अंदर प्ले करना है अगर आपको क्योंकि ये एक प्रॉक्सी प्ले है। प्रॉक्सी प्ले इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि केमिकल सेक्टर अगर आगे-आगे बूम करेगा, तो ये कंपनी भी बूम करेगी, ये कंपनी भी बढ़ेगी। और अच्छी चीज़ ये है कि देखो इनके ऑलरेडी इनके पास बैकलॉग के ऑर्डर्स हैंगे।
और टेक्निकली अगर बात करें, टेक्निकल के एंगल से आप देख ही रहे हो, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है लगभग 1200-1300 के लेवल पे। तो स्ट्रिक्टली अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एकदम वीकली चार्ट है इसका, तो सपोर्ट 1280-1290 के आसपास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा-सा और नीचे अगर स्टॉक आप आएगा तो आपको यहाँ पे 1140 तक के लेवल आपको दिखा देगा। तो किसी ने अगर स्टॉक कहीं ऊपर के भाव में खरीदा हुआ, देखो आप अगर यहाँ कहीं फँस गए हो, फँसा हुआ इसलिए बोलूँगा क्योंकि आपके देखो यहाँ पे लगभग 1 साल से ज़्यादा यहाँ स्टॉक में निकल गया है और स्टॉक में कोई रिटर्न बने ही नहीं है। तो ये एक अच्छा जगह है यहाँ पे एवरेज करने का। देखो मैं आपको कोई एनकरेजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ। जितनी भी कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह अगर आपको समझ आई हो, फाइनेंशियल्स अगर आपको समझ आए हो, तभी आप इसके अंदर एवरेज करना, तभी आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना, ठीक है? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये बैकलॉग वाली कंपनी है, ऑर्डर्स वाली कंपनी है, तो ऑर्डर-वॉर्डर जैसे डिलीवर होते जाएँगे। 1 साल, 2 साल में आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट स्टॉक प्राइस में होता हुआ नज़र आएगा। वो कितना होगा वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो मार्केट में आपको कोई नहीं बता पाएगा। आप अगर टारगेट वाइज़ देखोगे तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। आप देख सकते हो अगर ये अपने करंट भाव से भी अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, तो लगभग-लगभग इसमें 73% की अपसाइड है। मैं कहता हूँ अगर ये यहाँ तक भी टच करेगा तो 42% है, ठीक है? अपने 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं हम। ये इसका 52 वीक हाई है, तो यहाँ 40% बनता है, यहाँ पे लगभग 70% से ज़्यादा बनता है। लेकिन वो सब रिटर्न्स आप तभी बना पाओगे जब आप स्टॉक को होल्ड कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि आप खरीदोगे कल ही रातों-रात करोड़पति बन जाओगे, नहीं। आपको खरीदने के बाद होल्ड करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छा होल्ड कर पाओगे तो डेफिनिटली आपको और सॉलिड रिटर्न्स इसमें बनते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि जैसे-जैसे केमिकल सेक्टर इम्प्रूव करेगा वैसे-वैसे जेएमएम को अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि जेएमएम पता है क्या है? ये एक मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर, 50% से ज़्यादा का स्टेक है इसका मार्केट में। हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, केमिकल और फार्मास्यूटिकल, मेटल, ऑयल एंड गैस के अंदर। ठीक है, बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स यही होते हैं। तो देखो यहाँ पे तो देखो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया नीचे की साइड 1200, उससे नीचे लगभग 1122। ऊपर की साइड अगर रेजिस्टेंस आप देखोगे, तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा 200 डे मूविंग एवरेज दैट इज़ 1524 पे आएगा। उससे ऊपर अगर आप देखोगे तो लगभग-लगभग कहीं 1700 के भाव पे आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अगर ये ब्रेक हो गया, तो स्टॉक मुझे लगता है और ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आएगा। जिसने भी ऊपर खरीदा है आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रमोटर मुझे काफ़ी सॉलिड लगा, प्रमोटर समझदार है, प्रमोटर को अपना बिज़नेस समझ में आता है, प्रमोटर स्मार्टली इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्विजिशंस वगैरह कर रहे हैं। नेट-नेट लॉन्ग टर्म का प्ले है, शॉर्ट टर्म वाला प्ले स्टॉक के अंदर नहीं है। किसी को खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इसके अंदर एंटर ना हो। ठीक है, तो यही है पूरा एनालिसिस। आपको वीडियो में अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव लिखें, आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हेल्पफुल ज़रूर कमेंट में टाइप करें। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। इस तरीके के एनालिसिस करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो थोड़ा-सा आप कमेंट में ज़रूर लिखें आपको क्या सही लगा। आपको इम्प्रूवमेंट लिखना चाहते हैं, कोई सजेशन लिखना चाहते हैं, आप वो भी ज़रूर लिखें, हम उस पे ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएँगी और 2 वीडियोज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा और वो 2 वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है, सबसे पहली जो आपको देखनी है ह्यूज, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है और एक हाउ टू मेक बिग मनी इन बुल रन। ये 2 वीडियोज़ आप ज़रूर चेकआउट करना, किस तरीके से बुल रन के अंदर आप बड़ा पैसा बना सकते हो। बाकी सभी वीडियोज़ हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, कॉन्फ्रेंस कॉल, लॉन्ग टर्म व्यू, हर एक चीज़। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।